आज का हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिक और राजनीतिक कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि चंद्रगुप्त ने एक और देश को यूनानी आधिपत्य से मुक्त कराया, वहीं दूसरी ओर अधार्मिक शूद्रों के शासन का अंत किया। युद्ध और शांति की नीति में दक्ष इस सम्राट को भारतीय साम्राज्य का निर्माता कहा जा सकता है, क्योंकि सर्वप्रथम संपूर्ण जम्मू द्वीप को एक छत्र शासन के अंतर्गत लाने का श्रेय चंद्रगुप्त को है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से 8 वर्षों तक तक्षशिला में ट्रेनिंग प्राप्त कर पंजाब में सैन्य संगठन किया और तत्पश्चात यूनानी क्षत्रपों को पराजित करके मगध को अपने अधिकार में कर लिया था। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले पंजाब को जीता, मगर इस पर व्यापक मतभेद है। अधिकांश प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि उसने पंजाब में सैन्य संगठन बनाया और पंजाब को विदेशी शासन से मुक्त कराकर मगध पर आक्रमण किया था। उसके आक्रमण के फलस्वरूप मगध में नंदों के शासन का समापन हुआ और चंद्रगुप्त ने शासक का पद संभाल लिया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसने प्रथम प्रयास में ही मगध पर आक्रमण किया था, किंतु उसे पराजित होना पड़ा। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार एक वृद्ध स्त्री ने सर्वप्रथम उन्हें केंद्र के स्थान पर सीमांत प्रदेश विजित करने का परामर्श दिया। दोबारा जब उन्होंने दूसरे प्रयास में सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण किया, लेकिन विजित प्रदेशों पर सेनाएं न रखने की भूल की। परिणाम स्वरूप वे प्रदेश पुनः स्वतंत्र हो गए। अंततः तीसरे सुव्यवस्थित प्रयास में उसने नंद शासक घनानंद को पराजित किया और उसे अपनी पत्नी और पुत्रियों के साथ भागने को मजबूर कर दिया। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में इस युद्ध का वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार नंद सेनापति बादशाहन के नेतृत्व में मथुरा के पास दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। मगध की विजय के कारण वे समस्त प्रदेश जो पहले नंद शासक के अधीन थे, अब मगध शासन के अधीन हो गए थे। चंद्रगुप्त की विजय के बाद उसके मित्र प्रवर्तक ने आधे राज्य की मांग की। इस पर चाणक्य ने विष कन्या की सहायता से उसकी हत्या करवा दी गई थी। मुद्रा राक्षस के इस कथन की पुष्टि जैन ग्रंथों से भी होती है। जैन ग्रंथों के अनुसार प्रवर्तक के पुत्र मलय केतु और नंद शासक के मंत्री राक्षस ने आपस में एक संगठन भी बनाया, लेकिन मलय केतु के सभी साथी मारे गए और बाद में उसे राक्षस के प्रयत्नों से हिमवत कुल का शासक बनाया गया, जिसने बाद में चंद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण उत्तरी भारत पर चंद्रगुप्त का राज्य स्थापित हो गया था। इधर मगध जीतकर चंद्रगुप्त ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया, तो उधर फारस और बेबीलोन का यूनानी शासक भी इसी नीति का अनुसरण कर रहा था। सेल्यूकस सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत के विजित क्षेत्रों पर उसका उत्तराधिकारी बना था। वह सिकंदर द्वारा जीते हुए भूभाग प्राप्त करने का उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया। सम्राट चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके एक संधि कर ली। इस संधि के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट में दिए, जिसकी सहायता से उसने अपने यूनानी प्रतिद्वंदियों को हराया। संधि की दूसरी शर्तों के अनुसार 4 प्रदेश कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को भेंट में दिए। संधि की तीसरी शर्त के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त कर दिया था। तत्पश्चात
चंद्रगुप्त मौर्य ने अवंती को मगध में मिलाया था। अजात शत्रु ने अवंती के शासक से संघर्ष किया, किंतु उसे मगध में मिलाने का श्रेय शिशुनाग को है। नंद शासकों ने सभी क्षत्रियों का अंत करके अर्थात इस क्षेत्र को भी जीतकर मगध में मिलाया था। चंद्रगुप्त ने नंदों को हराकर पूरे राज्य पर अधिकार कर लिया था, अर्थात उसने अवश्य ही मगध सहित अवंती को भी प्राप्त किया था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों को लेकर संपूर्ण भारत को विजय किया था और अवंती भारत के बाहर नहीं था। महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त ने समुद्र पर्यंत जम्मू द्वीप पर अधिकार कर लिया था। स्पष्ट है कि अवंती भी इसी जम्मू द्वीप के भीतर था। सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के राज्य का एक अभिन्न अंग था। इसके लिए कई प्रमाण हमारे पास है। सौराष्ट्र का राज्य अवंती में से ही जाकर मिलता था। जैन ग्रंथ कालिकाचरी ग्रंथ और मरुत तेरावली में अवंती का इतिहास लिखा है। उसमें इसे मौर्य शासकों का भाग बताया गया है। सौराष्ट्र विजय, यह प्रदेश नंदों के अधीन नहीं था, क्योंकि उन्हें केवल गंग हृदय का शासक कहा गया है, किंतु गिरनार से प्राप्त रुद्रदामन अभिलेख से स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यदत्त ने उज्जैनी पर्वत के बीच में बहने वाली सुवर्ण शिक्ता और पालासनी नदियों को मिलाकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। गिरनार से अशोक के चतुर्दश अभिलेख की प्राप्ति हुई है और अशोक ने सिर्फ एक विजय की थी, कलिंग विजय। शेष प्रदेश उसे उत्तराधिकार में मिले थे। ये प्रदेश निश्चित रूप से चंद्रगुप्त ने ही जीते होंगे, क्योंकि बिंदुसार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसने इन प्रदेशों को जीता होगा। कश्मीर विजय, कश्मीर चंद्रगुप्त के अधीन था या नहीं, इस पर मतभेद है, लेकिन इतना अवश्य सत्य है कि यह अशोक के साम्राज्य का अंग था। इसकी पुष्टि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी से होती है। हैंसांग ने भी इस बात का समर्थन किया है। वह वहां पर अशोक द्वारा निर्मित कई विहारों और स्तूपों का उल्लेख करता है, लेकिन यह प्रदेश चंद्रगुप्त के राज्य का अंग था या नहीं, इस पर मतभेद बना हुआ है। इसके अतिरिक्त अशोक ने केवल कलिंग युद्ध किया था। यदि वह कश्मीर के लिए युद्ध करता तो अवश्य ही इसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में भी मिलता। बिंदुसार वीर था और उसका विरुद्ध अमित घात मिलता है। तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार उसने 16 नगरों पर विजय की थी। संभवतः उसने कश्मीर भी जीता होगा, लेकिन तारानाथ के तथ्यों को कई इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वह सुरा, अंजीर और दार्शनिकों का प्रेमी था। उसके लिए तो उत्तराधिकार में प्राप्त राज्य को यथावत रख लेना ही पर्याप्त था। बिंदुसार ने 16 विद्रोहों का दमन किया होगा, इसी कारण उसे अमित्रघात कहा गया है। तक्षशिला में भी उसके समय 2 बार विद्रोह हुए और दोनों बार विद्रोहों का दमन करने के लिए अशोक को ही भेजा गया होगा। स्पष्ट है कि कश्मीर का यह प्रदेश बिंदुसार ने नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त ने ही जीता होगा। कलिंग विजय, कलिंग को विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों में नंदों के अधीन बताया गया है। मौर्यों के पश्चात यहाँ खारवेल शासक हुआ, जिसका हाथी गुफा अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस लेख की 5वीं पंक्ति में नंदों का उल्लेख है। वहां लिखा है, 300 वर्ष पूर्व नंद राजा ने जिस नहर का निर्माण किया, उससे खारवेल ने तनसुइया से लेकर राजधानी तक निर्माण करवाया था। इस लेख के अनुसार खारवेल कलिंग में जैन साधु की वह मूर्ति वापस लाया जो नंद राजा आक्रमण करके मगध ले गए थे। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रदेश
नंदों के राज्य का अंग था और चंद्रगुप्त ने नंदों को हराकर इस प्रदेश पर भी अपना अधिकार कर लिया था। यह संभव है कि बिंदुसार के काल में यह प्रदेश पुनः स्वतंत्र हो गया हो, जिसको अशोक ने जीतना आवश्यक समझा होगा। दक्षिण भारत विजय। डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार उत्तरी भारत पर अधिकार करके चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की तरफ ध्यान दिया। मुखर्जी के कथन की पुष्टि दक्षिण में कुछ क्षेत्रों से प्राप्त अशोक के अभिलेखों से होती है। साथ ही मुद्रा राक्षस में भी यह लिखा है कि हिमालय से लेकर दक्षिण में बहुमूल्य रत्नों वाला समुद्र तक शासक चंद्रगुप्त की चरण वंदना किया करते थे। अशोक ने अपने द्वितीय और 13वें शिलालेख में अपने जनहितकारी और धर्म प्रचार संबंधी कार्यों का वर्णन किया है। इसमें उसने दक्षिण के 5 राज्यों का उल्लेख किया है। ये 5 राज्य चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी हैं। इसके अतिरिक्त मैसूर के दक्षिणी सीमा पर चित्तल दुर्ग जिले में सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी और जटिंग रामेश्वर से उसके लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पाल की गुड्डी, बांस की गुट्टी से भी अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। मद्रास में येरागुडी नामक स्थान से अशोक के 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि दक्षिण भारत में मद्रास तक उसका राज्य था। अशोक अभिलेख के अनुसार उसने एकमात्र कलिंग युद्ध किया था और शेष राज्य उसे उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुए थे। बिंदुसार से इन प्रदेशों की जीतने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो ऐसा लगता है कि ये प्रदेश भी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो जीते थे। दक्षिण भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था। इसकी पुष्टि श्रवण बेलगोला स्रोत से भी होती है। इस स्रोत से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त अपने राज्यकाल के अंतिम वर्षों में शासन का भार अपने पुत्र को सौंपकर भद्रबाहु नामक जैन साधु का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था। और भद्रबाहु बिहार के रहने वाले थे, परंतु वहां पर लगातार अकाल पड़ने के कारण वे अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ मैसूर राज्य में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए और जैन साधुओं की तरह व्रत और उपवास करके उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। इस कथन की पुष्टि हरिसेन की बृहत कथा रत्ननंदी के भद्रबाहु चरित्र से भी हुआ करती है। उपयुक्त सभी तर्कों से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त संपूर्ण जम्बूद्वीप का स्वामी था, अर्थात 2 समुद्रों के बीच का संपूर्ण भारत उसके साम्राज्य का अभिन्न अंग था।